कक्षा 10 सामाजिक ज्ञान चैप्टर नंबर 6 केंद्र सरकार। प्रश्न नंबर 1, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति समझाइए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से गुप्त मतदान द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में कौन सी योग्यताएं आवश्यक हैं? नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 3, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। नंबर 4, वह भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी न हो या लाभ का पद धारण किए हुए न हो। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को उसके सामान्य कार्यकाल से पूर्व महाभियोग लगाकर उसे उसके पद से अलग किया जा सकता है। महाभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है। महाभियोग चलाने के लिए अभियोग चलाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। सदन में प्रस्ताव प्राप्त होने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा और यदि यह प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से स्वीकृत हो जाए तो उसके बाद प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाएगा। यदि इस सदन द्वारा भी महाभियोग प्रस्ताव 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है तो प्रस्ताव पास होने की तिथि से राष्ट्रपति पदच्युत या पद से अलग समझा जाएगा। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रपति संविधान के कौन कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति से संबंधित संकटकालीन स्थिति से निपटने के लिए, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन स्थिति से निपटने के लिए तथा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय संकट की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य और राज्य विधानसभा एवं संघीय क्षेत्र की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? नंबर 1, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा एवं संघीय क्षेत्र की विधानसभा तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य निम्न आधार पर निर्धारित कर सकते हैं। राज्य विधानसभा एवं संघीय क्षेत्र की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य यानी राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का भाग दे दिया जाएगा। नंबर 2, प्रत्येक संसद सदस्य का मत मूल्य, इसमें राज्य विधानसभाओं तथा संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के सभी सदस्यों के मतों का योग के अंदर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्यों की संख्या का भाग दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 6, उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार समझते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 संवैधानिक, नंबर 2 दीवानी, नंबर 3 फौजदारी, नंबर 4 विशिष्ट। प्रश्न नंबर 7, दीवानी और फौजदारी मुकदमे किस स्थिति में अपील के रूप में उच्चतम न्यायालय में सुने जा सकते हैं? ऐसे सभी दीवानी विवादों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है जिनमें उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि इस विवाद में कानून की व्यवस्था से संबंधित सारपूर्ण प्रश्न अंतर्निहित है।
फौजदारी मामलों की अपील। फौजदारी क्षेत्र में उन विवादों में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है जिनमें उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालय के ऐसे किसी निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो जिसमें निम्न न्यायालय के ने अभियुक्त को अपराध मुक्त कर दिया था, या उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय में चल रहे किसी विवाद को अपने यहां लेकर अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो, या उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है। प्रश्न नंबर 8, उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय क्यों कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय इसलिए कहते हैं कि इस न्यायालय के निर्णय भारत में सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाते हैं और इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उनकी प्रामाणिकता संबंधी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। नंबर 2, उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायालय अवमान के लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 9, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश किसके द्वारा और कैसे हटाए जा सकते हैं? सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के द्वारा महाअभियोग पारित कर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है यदि संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी न्यायाधीश को अयोग्य या आपत्तिजनक आचरण करने वाला प्रमाणित कर देते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के आदेश से उसे पद से हटाना होगा। न्यायाधीश को हटाने वाला प्रस्ताव संसद के एक ही सत्र में स्वीकृत होना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, न्यायिक पुनर्विलोकन का महत्व स्पष्ट कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 131 और 132 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों के पुनर्विलोकन का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति शासन को मर्यादित रखने का एक प्रमुख साधन है, क्योंकि यदि संघीय संसद या राज्य विधानमंडल संविधान का अतिक्रमण करते हैं या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून बनाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अब है निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है और यह चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर होता है। नंबर 1, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं तथा संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यों व संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि राष्ट्रपति संपूर्ण भारतीय संघ का प्रधान होता है। नंबर 2, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। संसद तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है। नंबर 3, न्यूनतम कोटा। राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक है। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए निम्न सूत्र अपनाया जाता है। न्यूनतम कोटा बराबर दिए गए मतों की संख्या में भाग देना है निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या का और उसमें +1 करना है और फिर भाग देना है 1000 से। राज्य विधानसभाओं या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के मत का मूल्य। किसी राज्य की विधानसभा या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के एक सदस्य का मत के मूल्य का निर्धारण इस प्रकार होता है कि राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या में राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का भाग देते हुए 1000 का भाग देना है।
नंबर 5, संसद के कुल सदस्य के मत का मूल्य का निर्धारण। संसद के प्रत्येक सदन का निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य इस प्रकार होगा। समस्त राज्यों व संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों के प्राप्त मतों की संख्या का कुल योग के अंदर भाग देना है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रपति की सामान्य काल में शक्तियों तथा अधिकारों की विवेचना कीजिए। संविधान द्वारा सामान्य काल में राष्ट्रपति को निम्न शक्तियां प्रदान हैं। नंबर 1, कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक संबंधी शक्तियां। संघ के शासन के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं और सरकार के समस्त निर्णय उसके ही माने जाते हैं। उसे संघीय शासन से संबंधित सभी मामलों में प्रधानमंत्री से सूचना पाने का अधिकार है। प्रशासनिक क्षेत्र में राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग करता है। नंबर 1, प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति। वह प्रधानमंत्री तथा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों, राज्य के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वह सदस्य तथा विदेशों में राजदूत नियुक्त करता है। वह अनेक प्रशासनिक आयोगों की भी नियुक्ति करता है। नंबर 2, शासन संचालन संबंधी शक्ति। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करता है। नंबर 3, वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है तथा विदेशों से संधियां या समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। नंबर 4, सैनिक क्षेत्र में शक्ति। राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। अब आता है नंबर 2, विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है और अधिवेशन समाप्ति की घोषणा करता है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। उसे राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। साथ ही वह स्वीकृति, प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करते हैं। वह किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद को एक बार वापस कर सकता है, लेकिन यदि संसद पुनः उसे पारित कर राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होते हैं। राष्ट्रपति को संसद के अधिवेशन की अनुपस्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। नंबर 3, वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार से उस वर्ष के लिए आय व्यय का विवरण रखवाता है। उसकी आज्ञा के बिना धन, विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती हैं। भारत की आकस्मिकता निधि पर भी उसका नियंत्रण होता है। उसे एक वित्तीय आयोग नियुक्त करने का अधिकार है जो आर्थिक स्थिति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। नंबर 4, न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उसे क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जिसके तहत उसे दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार है। नंबर 5, राज्यों से संबंधित अधिकार। राज्यपाल को राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना आवश्यक है। राष्ट्रपति ऐसे विशेष विधेयकों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है या पुनर्विचार हेतु भेजा जा सकता है। कुछ विशेष विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधानमंडल में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों को नियुक्त करता है जो राष्ट्रपति के विश्वास पर्यंत ही अपने पदों पर कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की विवेचना। आपातकाल का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। अग्र प्रकार से हैं। नंबर 1, युद्ध, बाहरी आक्रमणों की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था तथा संकट काल में उद्घोषणा। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या इस प्रकार की आशंका होने पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। द्वितीय, इस प्रकार की आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे।
नंबर 3, इस घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन संकट की घोषणा पूरे देश के लिए या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए की जा सकती है। प्रश्न नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार के से समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह उस राज्य के लिए संकट काल की घोषणा कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं रहेगी। संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। किसी राज्य में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू रखने के लिए चुनाव आयोग का यह प्रमाण पत्र आवश्यक है कि राज्य में वर्तमान में चुनाव करना संभव नहीं है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकता। वर्तमान में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने के मंत्रिमंडल के परामर्श को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। पॉइंट नंबर 3, वित्तीय संकट की उद्घोषणा। अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिनसे भारत की वित्तीय साख को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति आपातकाल में तानाशाह नहीं बन सकता, क्योंकि प्रथमतः आपातकाल की उद्घोषणा मंत्री परिषद के परामर्श से की जाती है और उस पर संसद का पुष्टिकरण आवश्यक होता है। दूसरे, आपातकाल में प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम पर संघीय मंत्रिपरिषद करती है, न कि राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 4, मंत्रिमंडल का गठन एवं उसकी शक्तियों का विवेचन कीजिए। भारत में मंत्रिपरिषद के गठन के प्रमुख चरण। नंबर 1, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल या दलीय गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। यदि लोकसभा में किसी दल या दलीय गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो या बहुमत प्राप्त दल का कोई निश्चित नेता ना हो, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति में अपने विवेक का उपयोग कर सकता है। नंबर 2, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नंबर 3, मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या। 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 के अनुसार संघ की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। 4, मंत्रियों में कार्य विभाजन। मंत्री परिषद के गठन के बाद प्रधानमंत्री उनके बीच विभागों का विभाजन करता है। एक कैबिनेट मंत्री को उसके कार्य में सहायता देने के लिए राज्य मंत्री, संसदीय सचिव, अतिरिक्त सचिव, उप सचिव आदि होते हैं। नंबर 5, मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं। मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि कोई मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा उसे पद छोड़ना होगा। नंबर 6, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। नंबर 7, कार्यकाल। मंत्री परिषद अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक, जो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, अपने पद पर बनी रहती है। व्यवहार में इसका कार्यकाल संसद के विश्वास पर निर्भर करता है। नंबर 8, मंत्रियों का वेतन तथा भत्ते। मंत्री परिषद के सदस्यों को मासिक वेतन तथा निर्धारित मासिक भत्ते दिए जाने का प्रावधान है। नंबर 9, मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्रियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1, कैबिनेट मंत्री। नंबर 2, राज्य मंत्री। नंबर 3, उप मंत्री। इन तीनों श्रेणियों के मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्री परिषद कहा जाता है। मंत्रिमंडल की शक्तियां।
मंत्रिमंडल की प्रमुख शक्तियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। मंत्रिमंडल यह निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। नंबर 2, कानून निर्माण पर नियंत्रण। मंत्रिमंडल के द्वारा ही कानून निर्माण के कार्य का भी नेतृत्व किया जाता है। दूसरे शब्दों में संसद की सलाह से मंत्रिमंडल ही कानून का निर्माण करता है। अध्यादेश जारी करने व प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण तो मंत्रिमंडल की कानून निर्माण की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई है। नंबर 3, राष्ट्रीय कार्यपालिका शक्ति। समस्त राष्ट्रीय कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। नंबर 4, समन्वयकारी कार्य। सरकार के विभिन्न विभागों में परस्पर समन्वय स्थापित करने का कार्य भी मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। नंबर 5, वित्तीय कार्य। मंत्रिमंडल द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के सम्मुख देश के संभावित आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है तथा अन्य समस्त धन विधेयकों को भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। नंबर 6, वैदेशिक संबंधों का संचालन। भारत के वैदेशिक संबंधों का संचालन भी मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल ही समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार कर आवश्यक निर्णय लेता है। नंबर 7, अन्य कार्य। व्यवहार में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति, अपराधियों को क्षमा प्रदान करने संबंधी राष्ट्रपति की सिफारिश व राष्ट्रपति द्वारा दी जाने वाली उपाधियों व आपातकाल की सिफारिशों का निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, उच्चतम न्यायालय के संगठन, क्षेत्राधिकार और शक्तियों का वर्णन कीजिए। या उच्चतम न्यायालय के संगठन तथा क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। उच्चतम न्यायालय के संगठन को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1, न्यायाधीशों की संख्या। सन 2008 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 31 है। नंबर 2, न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लेता है जिनसे वह इस संबंध में परामर्श लेना जरूरी समझता है। वर्तमान न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम द्वारा की जाती है। नंबर 3, न्यायाधीशों की योग्यताएं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में निम्न योग्यताएं होना जरूरी है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वह किसी उच्च न्यायालय या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में रह चुका हो या राष्ट्रपति की दृष्टि में वह कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। नंबर 4, कार्यकाल। साधारणतः सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है, लेकिन सिद्ध कदाचार या असमर्थता के कारण संसद महाभियोग पारित कर किसी न्यायाधीश को 65 वर्ष से पहले भी पद मुक्त कर सकती है। 5, वेतन भत्ते व अन्य सुविधाएं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते, निवास स्थान, स्टाफ कार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों का विवेचन हम अग्र प्रकार से देखते हैं। नंबर 1, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को निम्न 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। ये वे क्षेत्र हैं जिनकी प्रारंभिक सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है। भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, भारत सरकार संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, भारत सरकार संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों के संबंध में विवाद। अब इसमें दूसरा बिंदु है ख, प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार।
मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित विवाद किसी राज्य के उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभिक सुनवाई के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नंबर 2, अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, संवैधानिक। यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। नंबर 2, दीवानी। ऐसे सभी दीवानी मामलों की अपील भी उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है जिनमें उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि इस विवाद में कानून की व्यवस्था से संबंधित सारपूर्ण प्रश्न अंतर्ग्रस्त है। नंबर 3, फौजदारी। फौजदारी क्षेत्र में उन विवादों में उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है जिनमें उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय के ऐसे किसी निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को मृत्यु दंड दे दिया हो, जिससे नीचे के न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध मुक्त कर दिया हो, या उच्च न्यायालय ने निम्न न्यायालय में चल रहे किसी विवाद को अपने यहां लेकर अभियुक्त को मृत्यु दंड दे दिया हो, या उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है। चौथा बिंदु, विशिष्ट। कुछ विशिष्ट मामलों में सैनिक न्यायालयों को छोड़कर भारत के अन्य किसी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की अनुमति प्रदान कर सकता है। नंबर 3, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत यदि किसी विवाद के संबंध में कोई नवीन तथा नंबर 3, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत यदि किसी विवाद के संबंध में कोई नवीन तथ्य प्रकाश में आए तो सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। नंबर 4, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य संबंधी कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है तो वह उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है, लेकिन उस प्रश्न पर विचार कर परामर्श देना या न देना सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भर करता है और इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को मानना या न मानना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। नंबर 5, संविधान एवं मौलिक अधिकारों का रक्षक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक है। न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण लेख जारी कर सकता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय को कानूनों की वैधानिकता की जांच करने की शक्ति प्राप्त है और यदि संघीय संसद या राज्य विधानमंडल संविधान का अतिक्रमण करते हैं या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध विधि का निर्माण करते हैं तो ऐसी विधि को सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है। नंबर 6, न्यायिक क्षेत्र का प्रशासन। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक क्षेत्र के प्रशासन का भी अधिकार है। और नंबर 7, अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान भी प्रदान करता है। चैप्टर नंबर 5, कक्षा 10, समाज ज्ञान, लोकतंत्र। प्रश्न नंबर 1, डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के किन शब्दों के संयोग से बना है और उसका प्रचलित व स्वीकृत अर्थ क्या है? अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों डेमोस तथा करेटिया के संयोग से बना है। आधुनिक काल में डेमोस का प्रचलित अर्थ जनता है और करेटिया का अर्थ शक्ति है। इस प्रकार शब्दार्थ की दृष्टि से डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति। इस शब्दार्थ के अनुसार शासन प्रणाली के एक रूप में उसका प्रचलित व स्वीकृत अर्थ है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। प्रश्न नंबर 2, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के 2 प्रमुख भेद कौन से हैं? नंबर 1, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता खुद प्रत्यक्ष रूप से राज्य के प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है।
नंबर 2, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती, वह इसका प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। प्रश्न नंबर 3, उदारवादी प्रतिनिधि अर्थात अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के 2 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? उदारवादी प्रतिनिधि अर्थात अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के 2 प्रमुख प्रकार हैं। इस प्रकार है, नंबर 1 संसदात्मक शासन प्रणाली, नंबर 2 अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। प्रथम का आदर्श उदाहरण ब्रिटेन की शासन प्रणाली है और द्वितीय अर्थात अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आदर्श उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली है। प्रश्न नंबर 4, लोकतंत्र के एक रूप सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? लोकतंत्र के एक रूप सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज में नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म स्थान आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच अंतर नहीं किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, लोकतंत्र के एक रूप नैतिक लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? नैतिक लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल्य आधार माना जाता है। यह व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे की भावना पर बल देता है। प्रश्न नंबर 6, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत की आलोचना करें। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत की आलोचना। नंबर 1, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत राज्य की संप्रभुता शक्ति का विरोधी होता है। वह राज्य की शक्ति को विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में विभाजित करने का पक्षधर होता है। ऐसी स्थिति में राज्य में नियंत्रणकारी संस्था के अभाव में सामाजिक अव्यवस्था स्थापित हो सकती है। नंबर 2, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत विभिन्न संप्रभु सत्ताओं के बीच समन्वय अर्थात तालमेल स्थापित करने का रास्ता नहीं दिखाता। प्रश्न नंबर 7, लोकतंत्र के विशिष्ट अर्थात अभिजन वर्गीय सिद्धांत के लोकतांत्रिक होने के बारे में क्यों संदेह किया जाता है? लोकतंत्र के विशिष्ट अर्थात अभिजन वर्गीय सिद्धांत को लोकतांत्रिक होने के बारे में संदेह किया जाता है क्योंकि यह धारणा प्रजातांत्रिक मान्यताओं के अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह बहुमत की उपेक्षा करता है। अभिजन सत्ताधारी वर्ग असहमति को बर्दाश्त नहीं करता। जब जनता इनके विरुद्ध आंदोलन करती है तो यह समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा देता है, भाषण की स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है तथा संभावी प्रति अभिजनों को जेल में बंद करवा देता है। अंततः अगर आवश्यक हो तो संविधान को स्थगित कर लोकतंत्र का ही गला घोंट देता है। प्रश्न नंबर 8, लोकतांत्रिक शासन के किन्हीं 3 गुणों को इंगित करें। नंबर 1, सार्वजनिक हित में वृद्धि। लोकतांत्रिक शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और इसलिए यह सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के कार्य में रुचि लेता है। नंबर 2, कार्यकुशल शासन। लोकतंत्रीय शासन में जनमत, जनसहयोग तथा जनता के प्रति शासन के उत्तरदायी होने की स्थितियां शासन को कार्यकुशल बनाए रखते हैं। नंबर 3, सार्वजनिक शिक्षा का साधन। लोकतंत्रीय शासन सार्वजनिक शिक्षा का साधन है। प्रश्न नंबर 9, लोकतांत्रिक शासन के किन्हीं 3 अवगुणों को बताएं। नंबर 1, अयोग्यता का शासन। लोकतंत्र में बहुसंख्यक मूर्खों द्वारा एक मूर्ख सरकार का निर्वाचन होता है। नंबर 2, राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। लोकतंत्र में व्यवहार में राजनीतिक दल राष्ट्रभक्ति के स्थान पर दल भक्ति को महत्व देकर राजनीतिक प्रदूषण फैलाते हैं। नंबर 3, बहुमत की तानाशाही। लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही होती है जो अल्पसंख्यक वर्ग की उपेक्षा करती है। प्रश्न नंबर 10, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक 3 शर्तों का उल्लेख। नंबर 1,
शांति तथा व्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि देश में आंतरिक व्यवस्था सामान्य हो तथा युद्ध या बाहरी आक्रमण का भय न हो। नंबर 2, सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह जरूरी है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर्याप्त मजबूत हो। नंबर 3, शिक्षित व जागरूक जनता। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित एवं जागरूक होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 11, भारत में लोकतंत्र के संचालन के मार्ग में 3 प्रमुख बाधाएं। नंबर 1, सांप्रदायिकता। भारत में लोकतंत्र के संचालन में सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ी बाधा है। इसके अंतर्गत राजनीति में धार्मिक विद्वेष बढ़ता है जो राष्ट्र की एकता के मार्ग में बाधा पहुंचाता है। नंबर 2, जातिवाद। जातिवाद के अंतर्गत राजनेता चुनावी लाभ के लिए जातिगत चेतना उकेर कर राष्ट्रीय एकता तथा समाज के विकास को बाधित करते हैं। नंबर 3, भ्रष्टाचार। भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार भी लोकतंत्र के संचालन में बाधा उत्पन्न कर रहा है। प्रश्न नंबर 12, ऐसे 3 तथ्यात्मक तर्क दीजिए जो भारत के लोकतंत्र के उज्जवल भविष्य को प्रकट करते हैं। नंबर 1, धर्मनिरपेक्षता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है तथा धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार नागरिकों को दिया गया है। धर्मनिरपेक्षता भारत के लोकतंत्र के उज्जवल भविष्य को प्रकट करती है। नंबर 2, बढ़ती राजनीतिक जागरूकता। भारत में चुनावों में मतदान प्रतिशत निरंतर बढ़ रहा है जो नागरिकों की बढ़ती राजनीतिक जागरूकता को दर्शाता है। नंबर 3, बढ़ती साक्षरता। भारत में तीव्र गति से बढ़ती साक्षरता भी भारत में लोकतंत्र के उज्जवल भविष्य को इंगित करती है। अब निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न रूपों का वर्णन करें। सबसे पहले लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है जो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों डेमोस और करेटिया से मिलकर बना है जिनका अर्थ क्रमशः जनता और शक्ति है। इस प्रकार शब्दार्थ की दृष्टि से लोकतंत्र का अर्थ जनता की शक्ति पर आधारित शासन प्रणाली है। इसमें 3 अंतर संबंधित अर्थ निहित हैं। यह निर्णय लेने की एक विधि है, यह निर्णय लेने के सिद्धांत का एक समूह है, यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र के विभिन्न रूप। आधुनिक काल में लोकतंत्र को केवल शासन का एक रूप ही नहीं माना जाता बल्कि इसके अनेक रूप माने जाते हैं। इसके भिन्न रूप हैं। नंबर 1, राजनीतिक लोकतंत्र। आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। इसके 2 रूप हैं। नंबर 1, राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। नंबर 2, शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक राज्य से है। इस अवधारणा के अनुसार प्रभु सत्ता का निवास जनता में होता है। शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक शासन से है। राजनीतिक लोकतंत्र के अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के 2 उपभेद हैं। नंबर 1, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। नंबर 2, प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के भी मुख्यतः 2 रूप प्रचलित हैं, संसदीय लोकतंत्र तथा अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। नंबर 2, सामाजिक लोकतंत्र। समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज में नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म स्थान आदि के आधार पर व्यक्तियों में अंतर नहीं किया जाना चाहिए तथा सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए तथा सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। नंबर 3, आर्थिक लोकतंत्र। अर्थव्यवस्था के एक प्रकार रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। नंबर 4, नैतिक लोकतंत्र। लोकतंत्र को एक नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लोकतंत्र के इस दृष्टिकोण को नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 2, लोकतंत्र को शासन का एक रूप, सामाजिक संगठन का एक सिद्धांत तथा जीवन की एक पद्धति माना जाता है, क्यों? लोकतंत्र शासन का एक रूप। शासन के एक रूप में लोकतंत्र से आशय लोकतांत्रिक शासन से है। लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष का ही विकसित एवं व्यवहारिक रूप है। ये दोनों अवधारणाएं कानूनी प्रभुसत्ता और राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती हैं। ये दोनों मानती है कि राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक शासन के दो उपभेद, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन में संपूर्ण जनता खुद प्रत्यक्ष रूप से बिना प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतांत्रिक शासन के मुख्यतः दो रूप प्रचलित हैं, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। ऐसे लोकतांत्रिक शासन में जनता सरकार को नियुक्त करती है, उस पर नियंत्रण करती है तथा उसे पद से हटा भी सकती है। लोकतंत्र सामाजिक संगठन के एक सैद्धांतिक रूप में, सामाजिक संगठन के एक सिद्धांत के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए दो बातें जरूरी हैं। नंबर 1, धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में विद्यमान विशेषाधिकारों का अंत किया जाए तथा नंबर 2, सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाएं। इस प्रकार सामाजिक संगठन के एक सिद्धांत के रूप में लोकतंत्र सामाजिक समानता का अधिकार पर बल देता है। लोकतंत्र एक जीवन पद्धति के रूप में, कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक व आध्यात्मिक जीवन पद्धति के रूप में स्वीकार किया है। इसमें मानव मूल्यों को ही समाज में शासन का मूल आधार माना जाता है। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का इसमें विशेष महत्व है। प्रश्न नंबर 3, लोकतांत्रिक शासन से आप क्या समझते हैं, इसका आलोचनात्मक परीक्षण करें। लोकतांत्रिक शासन से आशय, शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक शासन से है। लोकतांत्रिक शासन में जनता प्रत्यक्ष रूप से या अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य में भाग लेती है। आधुनिक काल में प्राय सभी लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतांत्रिक शासन ही पाया जाता है। इसकी प्रमुख परिभाषाएं, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। सीले के शब्दों में लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की विशेषताएं, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की विशेषता नंबर 1, जनता का शासन। शासन की एक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन होता है। नंबर 2, जनता द्वारा निर्मित शासन। लोकतांत्रिक शासन में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वे प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। नंबर 3, लोकतंत्र एक साधन के रूप में। लोकतांत्रिक शासन व्यक्ति की स्वतंत्रता, गौरव की रक्षा तथा सार्वजनिक हित की वृद्धि के साधनों की प्राप्ति का एक साधन है। नंबर 4, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। लोकतंत्र में शासन अपने कार्य के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी अर्थात जनता के प्रति जवाबदेह होता है। नंबर 5, विकासशील शासन। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकास की कई अवस्थाओं से गुजरी है और लोकतंत्र के विकास में मूल्यात्मक स्तर से में वृद्धि की है। लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण उसके निम्नलिखित गुण दोषों के आधार पर किया जा सकता है। तो सबसे पहले लोकतंत्र के गुण। नंबर 1, सार्वजनिक हित में वृद्धि। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए यह सार्वजनिक हित में कार्य करती है। नंबर 2, कार्यकुशल शासन। लोकतंत्रीय शासन जनमत तथा जनसहयोग पर आधारित होने तथा जनता के प्रति उत्तरदायी होने के कारण अधिक कार्यकुशल होता है। नंबर 3, सार्वजनिक शिक्षा का साधन। लोकतांत्रिक शासन में सामान्य जनता मीडिया तथा आम चुनावों के माध्यम से सार्वजनिक समस्याओं से अवगत होती है, उन पर विचार करती है
तथा अपनी राय प्रकट करती है। नंबर 4, अन्य गुण। लोकतंत्र के अन्य गुण। नंबर 1, यह समानता व स्वतंत्रता पर निर्धारित शासन है। नंबर 2, इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है जो व्यक्ति को व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के अत्याचार से बचाती है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। नंबर 3, यह व्यक्ति को नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है। नंबर 4, इसमें क्रांति की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 5, इसमें कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान का पर्याप्त विकास होता है। नंबर 6, यह संविधानवाद अर्थात कानून के शासन में विश्वास करता है तथा विश्व शांति का समर्थक शासन है। लोकतंत्र के दोष। जहां लोकतंत्र में गुण है वहां दोष भी है। नंबर 1, अयोग्यता का शासन। व्यवहार में लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल जाता है जिसमें बहुसंख्यक जनता कम प्रतिभाशाली लोगों का चुनाव करती है। परिणामतः यह अयोग्यता के शासन में बदल जाता है। दलीय दुष्प्रभाव। लोकतांत्रिक शासन में व्यवहार में सभी राजनीतिक दल राष्ट्रभक्ति की जगह दल भक्ति को महत्व देते हैं। इससे देश में राजनीतिक प्रदूषण फैलता है। नंबर 3, सार्वजनिक धन व समय का खर्च। लोकतांत्रिक प्रक्रिया समय तथा धन की दृष्टि से बहुत अधिक खर्चीली होती है। नंबर 4, भ्रष्टाचार को बढ़ावा। लोकतंत्र में राजनीतिक दल चुनावों में धनी व्यक्तियों को उम्मीदवार बनाते हैं। वे चुनाव जीतने के बाद भ्रष्टाचार के माध्यम से धन कमाने में लग जाते हैं। नंबर 5, बहुमत की तानाशाही। लोकतंत्र बहुमत का शासन है। जो राजनीतिक दल शासन पर अधिकार प्राप्त कर लेता है वह अपने बहुमत का लाभ उठाकर अल्पमत राजनीतिक दलों की उचित बातों को स्वीकार नहीं करता और मनमाने ढंग से सत्ता का प्रयोग करता है। नंबर 6, संकट काल की दृष्टि में कमजोर। युद्ध अथवा अन्य प्रकार के संकटों की स्थिति में निर्णय लेने में देरी के कारण लोकतंत्र शासन कमजोर सिद्ध होता है। स्पष्ट है कि लोकतंत्र शासन में जहां अनेक गुण हैं वहीं अनेक दोष भी हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट करें। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के 2 प्रमुख प्रकार हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दोनों में कुछ अंतर है। नंबर 1, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता खुद प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। नंबर 2, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता खुद नीति संबंधी फैसले लेती है, कानून बनाती है, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करती है, वह उन्हें पदमुक्त करती है। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में उपरोक्त कार्य जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं और वे प्रतिनिधि अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नंबर 3, प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में पाई जाती थी तथा वर्तमान काल में केवल स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में पाई जाती है। यह व्यवस्था केवल छोटे और कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही संभव है। दूसरी तरफ आधुनिक काल में प्राय सभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही पाया जाता है। प्रश्न नंबर 5, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के गुण दोष की विवेचना करें। निम्न है लोकतंत्र के प्रमुख गुण। नंबर 1, सार्वजनिक हित में वृद्धि। प्रतिनिधि लोकतांत्रिक शासन में जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित में शासन करते हैं क्योंकि वे अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अतः अप्रत्यक्ष लोकतंत्र सार्वजनिक हित में कार्य करने में रुचि लेता है। नंबर 2, कार्यकुशल शासन। प्रतिनिधि लोकतंत्र जनमत तथा जनसहयोग पर आधारित होता है तथा यह शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः यह शासन की कार्यकुशलता बनाए रखने की कोशिश करता है। प्रश्न नंबर 3, सार्वजनिक शिक्षा का साधन। प्रतिनिधि लोकतांत्रिक शासन में सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों तथा आम चुनावों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना विचार करती है। सामान्य नागरिक अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है। इस गुण के कारण यह शासन नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल बन जाता है।
नंबर 4, नैतिक एवं देशभक्ति की शिक्षा। लोकतंत्रीय शासन व्यक्ति को नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है, साथ ही यह राष्ट्र प्रेम की भावना का भी विकास करता है। नंबर 5, क्रांति से सुरक्षा। प्रतिनिधि लोकतंत्र में शासन की शक्ति का निवास जनता में होता है, क्योंकि शासक जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अतः इसमें क्रांति की आवश्यकता ही नहीं होती। नंबर 6, समानता, स्वतंत्रता तथा संविधानवाद पर आधारित शासन। लोकतांत्रिक शासन समानता, स्वतंत्रता तथा सभी व्यक्तियों के लिए विधि की समानता तथा विधि के समान संरक्षण में विश्वास करता है। नंबर 7, कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान तथा विश्व शांति में सहायक। प्रतिनिधि लोकतंत्र कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाता है, अपितु इनका उन्मुक्त विकास चाहता है तथा यह विश्व शांति व सहयोग में आस्था रखता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र के अब दोष निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, अयोग्यता का शासन। लोकतंत्र में बहुसंख्यक मूर्खों द्वारा एक मूर्ख सरकार का निर्वाचन होता है, क्योंकि समाज में हमेशा विद्वानों की तुलना में मूर्खों की संख्या अधिक होती है। सभी को समान मताधिकार शक्ति देने का परिणाम मूर्खों की सरकार की स्थापना करना होता है। नंबर 2, राजनीतिक दलों का दुष्परिणाम। प्रतिनिधि लोकतंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल परम आवश्यक माने जाते हैं, लेकिन व्यवहार में राजनीतिक दल राष्ट्रभक्ति की जगह दल भक्ति को महत्व देते हैं। इससे देश में राजनीतिक प्रदूषण फैलता है। सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। प्रतिनिधि लोकतंत्र के निर्माण व कार्य संचालन की प्रक्रिया में धन तथा समय अत्यधिक खर्च होता है। गरीब देशों के लिए यह अत्यधिक महंगा होता है। नंबर 4, भ्रष्टाचार को बढ़ावा। लोकतंत्र में दल चुनावों में धनी व्यक्तियों को अपना उम्मीदवार बनाते हैं, ताकि वे अत्यधिक धन खर्च करके जीत सकें। जब ऐसे व्यक्ति जीत जाते हैं तो चुनाव में खर्च किए गए धन को प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार को अपनाते हैं। इस प्रकार राजनीति राष्ट्र सेवा की जगह धन कमाने का साधन बन जाती है। नंबर 5, बहुमत की तानाशाही। प्रतिनिधि लोकतंत्र बहुमत का शासन है। बहुमत प्राप्त शासक दल अपने बहुमत का लाभ उठाकर अल्पमत राजनीतिक दलों की उचित बातों को स्वीकार नहीं करता और मनमाने ढंग से सत्ता का प्रयोग करता है। नंबर 6, संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन। युद्ध अथवा अन्य प्रकार के संकटों की स्थिति में लोकतंत्र कमजोर सिद्ध होता है, क्योंकि यह शीघ्र व गुप्त निर्णय लेने में योग्य नहीं होता। नंबर 7, अन्य दोष। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि लोकतंत्र एक भीड़ तंत्र है। इसकी व्यक्ति की बुद्धि एवं विवेक सम्मत मानने की धारणा गलत है। इसका नागरिकों को नैतिक व राष्ट्र प्रेम की शिक्षा तथा स्वतंत्रता व समानता का दावा भी भ्रमपूर्ण है। प्रश्न नंबर 6, लोकतंत्र के कुल कितने प्रमुख सिद्धांत एवं दृष्टिकोण हैं? इनमें उदारवादी, मार्क्सवादी व समाजवादी सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। नंबर 1, लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। नंबर 2, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। नंबर 3, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। नंबर 4, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। नंबर 5, लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र के उपरोक्त वर्णित सिद्धांतों एवं दृष्टिकोणों में से उदारवादी, मार्क्सवादी एवं समाजवादी सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। इस सिद्धांत का विकास पश्चिमी जगत में पिछली 3 शताब्दियों के उदारवादी राजनीतिक चिंतकों द्वारा किया गया। हॉब्स, लॉक, रूसो, बेथम, जे.एस. मिल, ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर आदि इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत की आधारभूत मान्यताएं व लक्षण। नंबर 1, व्यक्ति एक बुद्धिमान प्राणी है, अपना हित अहित समझने की शक्ति रखता है। नंबर 2, व्यक्ति मूलतः समान है, सभी व्यक्ति मूलतः समान होते हैं। नंबर 3, शासन के गठन में सीमित शासन के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। नंबर 4, शासन की शक्ति का आधार जनता की इच्छा है। सरकार राजनीतिक सत्ता की मात्र न्यासी होती है।
नंबर 5, शासन का संचालन जनप्रतिनिधियों के द्वारा होता है। उसके गठन में संचालन में बहुमत के सिद्धांत का पालन हो, शासन जनता के प्रति उत्तरदायी हो तथा शासन का उद्देश्य व्यक्ति का भला करना हो। नंबर 6, व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रताएं तथा अधिकार प्राप्त होने चाहिए तथा इनकी रक्षा के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। नंबर 7, निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हो तथा एक से अधिक राजनीतिक दल हो। नंबर 8, सरकार को जनमत का आदर करना चाहिए। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत का दृष्टिकोण। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण अपनी प्रकृति से एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र है जिसे मार्क्सवादी जनवादी लोकतंत्र कहते हैं। मार्क्सवादी लोकतंत्र का मूल विचार कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स की विचारधारा में दिखाई देता है तथा इसे व्यवहारिक रूप से लेनिन, स्टालिन, माओ त्से तुंग आदि ने एक दल मार्क्सवादी दल की तानाशाही के अंतर्गत दिया है। मार्क्सवादी सिद्धांत आर्थिक समानता के आदर्श को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता को सीमित या नियंत्रित कर देता है तथा बुर्जुआ वर्ग को समाप्त कर एक वर्ग विहीन तथा राज्य विहीन समाज की स्थापना पर बल देता है। यह सिद्धांत हिंसा एवं क्रांति के साधनों में विश्वास करता है। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत तथा मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय से बना सिद्धांत है। यह उदारवादी लोकतंत्र में निहित व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा मार्क्सवादी लोकतंत्र में निहित आर्थिक समानता के आदर्श एक साथ प्राप्त करना चाहता है, इसलिए इसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। यह सिद्धांत विकासवादी व संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है और यह संसदीय व्यवस्था वाले उदारवादी लोकतंत्र के माध्यम से ही व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा आर्थिक समानता के आदर्श को प्राप्त करना चाहता है। अब प्रश्न नंबर 7, निम्न टिप्पणियां लिखें। नंबर 1, उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र के प्रमुख लक्षण। व्यक्ति एक बुद्धिमान प्राणी है, वह अपने हित अहित समझने की शक्ति रखता है। सभी व्यक्ति मूलतः समान होते हैं। शासन के गठन में सीमित साधन के शासन के सिद्धांत का पालन किया जाए। सरकार की शक्ति का आधार जनता की इच्छा है, अतः सरकार राजनीतिक सत्ता की मात्र ट्रस्टी होती है। शासन के संचालन के आधारभूत सिद्धांत जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन का संचालन, बहुमत के सिद्धांत के आधार पर सरकार का गठन व संचालन, शासन का जनता के प्रति उत्तरदायी होना, शासन का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना, व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रताएं व अधिकार प्राप्त हो तथा इनकी रक्षा के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायालय हो, निश्चित अंतराल के बाद स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हो तथा एक से अधिक राजनीतिक दल हो, और अंतिम है सरकार जनमत का आदर करे। लोकतंत्र अयोग्यता का शासन पर टिप्पणी। लोकतंत्र में बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान वयस्क मताधिकार प्राप्त होता है, किंतु प्रत्येक समाज में हमेशा ही विद्वानों की तुलना में मूर्खों की संख्या अधिक होती है। लोकतंत्र में बहुसंख्या के आधार पर सरकार का निर्वाचन होता है। ऐसी स्थिति में मूर्खों की संख्या अधिक होने के कारण मूर्खों द्वारा एक मूर्ख सरकार का निर्वाचन होता है, क्योंकि अल्पसंख्यकों के कारण योग्य व्यक्तियों का निर्वाचन नहीं हो पाता। अतः स्पष्ट है कि लोकतंत्र अयोग्यता का शासन है। लोकतंत्र शासन का सबसे अच्छा रूप है, क्योंकि व्यक्ति को इससे श्रेष्ठ शासन का अभी भी ज्ञान नहीं है। इस पर टिप्पणी लिखनी है। अभी तक सरकार के जो प्रमुख रूप हमारे सामने आए हैं वे है राजतंत्र, अधिनायक तंत्र या सैनिक तंत्र, कुलीन तंत्र तथा लोकतंत्र। इनमें राजतंत्र, अधिनायक तंत्र या सैनिक तंत्र एक व्यक्ति के तानाशाही शासन है, जिनमें व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर न के बराबर होते हैं।
कुलीन तंत्र में एक वर्ग विशेष का शासन होता है। इसमें केवल कुलीन व धनिक वर्गों के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं तथा अन्य वर्ग उपेक्षित हो जाते हैं। साम्यवादी लोकतंत्र में एक दल का अधिनायक तंत्र है जिसमें व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रताएं सीमित रहती हैं। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र ही एकमात्र ऐसा शासन है जिसमें जनमत का महत्व होता है। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है तथा उसके प्रति उत्तरदायी रहती है। व्यक्तियों को नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं तथा न्यायपालिका निष्पक्ष तथा स्वतंत्र होती है। अतः व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर मिलते हैं तथा सरकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लक्ष्य लेकर शासन करती है। लोकतंत्र के दोषों के अंत के लिए प्रमुख सुझाव दीजिए। इस पर हमें एक छोटी सी टिप्पणी लिखनी है। लोकतंत्र के दोषों के अंत के लिए निम्न सुझाव हम दे सकते हैं। नंबर 1, राजनीतिक दलों के पास सदस्यों की खुली सूची होनी चाहिए और इनके आंतरिक चुनाव होने चाहिए। नंबर 2, विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 9 के बराबर है। विधायिकाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाना चाहिए। नंबर 3, राजनीतिक दलों तथा सरकार में धन तथा बल के बढ़ते प्रभाव के कारण राजनीति में धन और अपराधीकरण का गठजोड़ बन रहा है। इसे रोकने के लिए चुनाव में पार्टी द्वारा किए जाने वाले खर्च को भी प्रत्याशी के खर्च में शामिल किया जाना चाहिए तथा अपराधियों को चुनाव में खड़े होने के अयोग्य करने का प्रबंध किया जाए। नंबर 4, जीवन के अधिकार को व्यापक अर्थ में क्रियान्वित किया जाए। इसके अंतर्गत गरिमापूर्ण तथा सुरक्षित जीवन, रोजगार का अधिकार आदि को लागू